हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने स्टार्ट कर रखा था क्या, प्रोनाउन के हम पढ़ रहे थे टाइप्स, और टाइप्स में सबसे पहला टाइप हमारा चल रहा था पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला टाइप हम क्या पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हमने इसका सब्जेक्टिव केस देख लिया था, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे हमारे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया था स्टूडेंट्स, वर्ब कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब में क्या क्या कंफ्यूजन हो सकती है हमारे पास, या कुछ नोट बना के हमने चीज़ें देखी थी। क्लियर। चलिए, इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन में ही जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स, वो पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना, देन नाउन को कंप्लीट करना, देन प्रोनाउन को स्टार्ट करना, तभी जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो प्रीपोजिशन के बारे में हमने क्या देखा था। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, नाम से ही हमें पता लगता है। प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स स्थान। तो प्रीपोजिशन आपके कैसे वर्ड्स होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको ये चीज़ें जो है वो डिटेल में कराई हैं। तो हमें एक बात पता है स्टूडेंट्स कि प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, ये बात हमें पता है। दूसरी बात हमें क्या पता है इसके बारे में कि जो प्रीपोजिशन है प्लस में इसका ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिलके कौन सा फ्रेज बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। ये कौन सा फ्रेज बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमें ये पता है कि ये जो बात होती है ये हमेशा ही कैसी इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास बनता है ये हमेशा ही कैसी इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर ये होती है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो ही होती हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वो आपका एडजेक्टिव, और जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो आपका एडवर्ब। तो अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है तो दैट मीन्स या तो ये किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का, और या फिर ये किसका काम करेगी, एडवर्ब का। ठीक है, और अगर ये फ्रेज बना रही है तो ये आपका कौन सा फ्रेज बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी इतनी बात हम सीख चुके हैं। मैंने जस्ट आपको ये रिवाइज कराया है। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में इसकी क्या अहमियत है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव केस देखा था और ऑब्जेक्टिव केस देखा था। क्लियर है। तो हमने कहा कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो अगर यहाँ पे नाउन आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नाम तो हमेशा नाम ही रहता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद एक प्रोनाउन आ रहा है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है तो यहाँ पे हमेशा ही प्रोनाउन का कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ हम कैसा केस लिखेंगे, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक एक जो कंफ्यूजिंग सी थोड़ी सी प्रीपोजिशन है उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो दैट इज प्रीपोजिशन है आपके पास बिटवीन, और इसके साथ मैं अगर बात करूं तो कंजंक्शन जो है वो हमेशा यूज होता है एंड। प्रीपोजिशन आपकी क्या है, बिटवीन। इसके साथ में अगर मैं बात करूं कंजंक्शन की तो वो क्या यूज होगा, हमेशा ही एंड यूज होगा, कभी भी टू यूज करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो आपको कई बार बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि बिटवीन का पेयर एंड होता है। बिल्कुल, आप इसको पेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन होता है और आपका ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही या फिर हिम एंड शी या फिर हर। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड शी या फिर हिम एंड हर। तो हमें पता है बिटवीन हमेशा ही एक प्रीपोजिशन होती है, और बिटवीन एक प्रीपोजिशन होती है तो ये अपने बाद क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म की कोई भी केस नहीं बनता, तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। और एंड कंजंक्शन को हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं कि ये सेम लेवल की चीज़ों को जोड़ता है। दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही जोड़ेगा, और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ही जोड़ेगा। ये बात मैं लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुकी हूँ। तो अगर एक ऑब्जेक्ट था तो दूसरा भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो सबसे पहला केस नोट कर लीजिए, पहली प्रीपोजिशन है आपकी बिटवीन, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए,
इसके बाद जो सेकंड प्रीपोजिशन लिखेंगे आप लोग, सेकंड प्रीपोजिशन लिखेंगे स्टूडेंट्स लाइक, सेकंड प्रीपोजिशन लिखेंगे लाइक, LIKE, ठीक है। सेकंड प्रीपोजिशन लिखेंगे लाइक, LIKE। अब लाइक के बारे में ध्यान रखना कि ये एक तो किसका काम कर सकती है सेंटेंस में, प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरा ये आपकी वर्ब भी हो सकती है। जो लाइक वर्ड है आपका, ये दो चीजों का काम कर सकता है, एक प्रीपोजिशन का और एक किसका, वर्ब का, ठीक है। तो अगर वर्ब हमें पता है, वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, सिंपल सीधी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी लाइक या फिर लाइक्स हिम, शी लाइक या फिर लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है? बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, क्योंकि शी सब्जेक्ट है तो उसके बाद एक वर्ब तो हमारे पास होनी चाहिए ना। अगर हम इसको प्रीपोजिशन मानेंगे तो वर्ब कहाँ गई हमारी, ओके। और शी हमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है, और सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो लाइक ने किसका काम किया स्टूडेंट्स, वर्ब का काम किया। तो लाइक जो है वो आपकी वर्ब भी हो सकती है और प्रीपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए। अगर मैं बोलूं कि ही लाइक आई या फिर मी इज अ डॉक्टर, ही लाइक आई मी इज अ डॉक्टर। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या यूज होगा। यहाँ पे आपको पहले बात तो ये बतानी है कि जो लाइक है वो वर्ब है या प्रीपोजिशन। अब देखो ही, अगर मैं इसको हटा भी दूं, मैंने क्या बोला है, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जब आपको ना समझ में आए कि यहाँ पे ये वर्ब है या प्रीपोजिशन, एक बार इसको हटा के देख लो, उसके ऑब्जेक्ट को भी हटा दो और सेंटेंस पढ़ के देखो कि सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं। तो अगर मैं लाइक आई मी को हटा भी दूं तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो पूरा बन रहा है, दैट इज ही इज अ डॉक्टर। बिल्कुल वह एक डॉक्टर है, किसकी तरह, मेरी तरह। वो मेरी तरह ही क्या है, एक डॉक्टर है। वो मेरी तरह ही क्या है, एक डॉक्टर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लाइक है वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन है। और ये अगर प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो यहाँ पे आई की कोई सेंस नहीं बनती हमारे पास। यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मी लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हमारे दिमाग में ये फिट है ना कि प्रीपोजिशन जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चाहे हम सेंटेंस में से बेशक हटा दें, सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर उसको हटाने से सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कि वो आपका वर्ब नहीं है, वो आपकी क्या हो सकती है, प्रीपोजिशन हो सकती है, ठीक है। अगर उसके बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार उसको हटा के देखो, आपको सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड जो आपके कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है जो हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज विद का मतलब हम सबको पता है के साथ। ऐसे ही होता है हमारे पास अलोंग विद, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है विदाउट, और ऐसे ही होता है हमारे पास टुगेदर विद। बात करते हैं एक बार इनकी। तो ये सभी भी आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन होती हैं। और अगर ये प्रीपोजिशन होती हैं तो दैट मीन्स कि ये अपने बाद क्या लेंगी, अपना ऑब्जेक्ट लेंगी। विद का मतलब होता है, लिखना चाहो तो आप लोग बेशक लिख लीजिए, विद का मतलब होता है के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है साथ लेकर, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और टुगेदर विद का मतलब होता है साथ साथ। टुगेदर विद का मतलब वो क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। तो हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स कि मैं इसको अगर हटा भी दूं तो सेंटेंस पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको हटा सकती हूँ, दैट मीन्स कि मेरी वर्ब तो कुछ और है और मेरा सब्जेक्ट भी कुछ और है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट हमारी कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वर्ब हमारी कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो दैट मीन्स कि ये अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इनके साथ जो आ रहा होगा, वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी दोनों को मिला के। दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट कुछ और है, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि बुक से हमें इनका क्या रट्टा मारना पड़ता है कि अगर ये वर्ड्स हमें दिख रहे हैं तो जो पहले सब्जेक्ट लिखा जा रहा है
जो पहले सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, पहले जो नाउन लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये देखो कि ये प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसके हिसाब से वर्ब आ ही नहीं सकती, सिंपल सीधी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम विद हिज फ्रेंड्स, राम with his friends is are going for a picnic, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि राम अपने दोस्तों के साथ, देखो बोल के भी देखो, मीनिंग निकाल के देखो सेंटेंस का, राम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। क्या आपने ये बोला पिकनिक पर जा रहे हैं? नहीं। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे विद दिख गया, विद हमें पता है क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। दैट मीन्स कि हिज फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इस विद का ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? राम के बारे में, राम के बारे में है। दैट मीन्स ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। और अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है तो अगर मैं इस सेंटेंस को हटा भी, इन वर्ड्स को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा भी दूं तो भी मेरा सेंटेंस पूरा बनेगा। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो फ्रेंड्स के हिसाब से आनी चाहिए या राम के हिसाब से? बिल्कुल, आपके जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? राम के हिसाब से आएगी, क्योंकि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो राम है, और मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर राम है और वो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, दैट इज यहाँ पे हम आर को यूज नहीं करेंगे। ये बात आपके दिमाग में जो है वो बैठनी चाहिए। तो किसी इन चारों में से किसी के साथ भी आप सेंटेंस बना के देख लो, जो सेंटेंस है वो आपका सेम बनेगा, ठीक है। अगर ये नोट कर लिया होगा आपने, एक सेंटेंस और अगर मैं आपके पास लिखूं, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि he together with his colleagues has have come, वो अपने कलीग्स के साथ जो है आ चुका है, वो अपने कलीग्स के साथ जो है वो आ गया है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे आप हैज़ लगाएंगे या हैव? तो जो इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं समझते हैं, पहली बात तो या तो उन्हें कोई रूल रटना पड़ता है, या फिर उनके दिमाग में क्या आता है कि कलीग्स आ रहा है और कलीग्स तो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो आपकी कैसी इन्फॉर्मेशन है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा कि वह आ गया है, वह अपने कलीग्स के साथ आ गया है, फिर भी हम बात वही बोल रहे हैं। और ये प्रीपोजिशन थी, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, एडजेक्टिव फ्रेज बना, क्योंकि प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी हम कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो किसी भी प्रीपोजिशन के साथ आप कोई भी सेंटेंस बना के देख लीजिए, वो अपना ऑब्जेक्ट लेके साइड में हट जाएगी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो बहुत सारी बुक्स में आप एक टॉपिक देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। जितने भी आपके ये टॉपिक चलते रहेंगे मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी वर्ब यूज होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखिए जो कि कंफ्यूज करती है। हमने पढ़ा एंड जो है, एंड जो है वो एक कंजंक्शन होता है, लेकिन एंड नोट, नेक्स्ट जो भी आपका नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे, नेक्स्ट जो भी आपका यहाँ पे नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके पास एंड नोट। खाली एंड कंजंक्शन होता है, लेकिन एंड नोट क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन होता है। और एंड नोट अगर प्रीपोजिशन होता है तो ये अपने बाद क्या लेगी स्टूडेंट्स? अपना ऑब्जेक्ट लेगी, सिंपल सीधी बात है। अगर एंड नोट प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम एंड नोट मी या फिर आई are going to college, राम एंड नोट मी आई are going to college, ठीक है। तो बताइए मुझे, मैं कह रही हूँ कि राम और मैं नहीं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एंड नोट हमें पता है। ये क्वेश्चन हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि एंड नोट जो है वो प्रीपोजिशन होती है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? एंड को कंजंक्शन मान लेंगे और देखेंगे कि नोट, ठीक है। अब हमें पता है कि नोट
हमें पता है कि अगर ये इसको हम कंजंक्शन मान ले तो नोट खाली नहीं आ सकता, क्योंकि इसको अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब वगैरह चाहिए होगी। जब वर्ब कराऊंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अभी सिर्फ इतना सीखना है कि एंड नोट जो है वो प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट लेगी तो आय का कोई सीन नहीं बनता, यहाँ क्या आएगा, मी। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो दैट मीन्स ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, राम, और सब्जेक्ट जो है हमें सिंगुलर दिख रहा है, और सिंगुलर दिख रहा है तो वर्ब भी हम यहाँ पे कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो हर प्रीपोजिशन के साथ होने वाली है, क्योंकि सारे ही प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, और अपना ऑब्जेक्ट लेके वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना देंगे। तो जो सब्जेक्ट हमारा कुछ और होगा और सब्जेक्ट कुछ और होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आई तो दैट मीन्स अब लिखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बट। बट नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बट, ठीक है। अब बट ध्यान रखना फ्रेंड्स, बट जो है आपका वो कंजंक्शन भी हो सकता है, और बट जो है वो आपकी प्रीपोजिशन भी हो सकती है। बट आपकी कंजंक्शन भी हो सकती है और बट आपकी प्रीपोजिशन भी हो सकती है। अब दोनों का मीनिंग हमें पता है, कंजंक्शन जो है वो जॉइनिंग वर्ड होते हैं, जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, और प्रीपोजिशन जो है वो रिलेटिंग वर्ड होते हैं, रिलेट करने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन है तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ हम कैसा केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात तो हमारे दिमाग में अब तो बैठ ही गई होगी, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और जब स्टूडेंट्स बट जो है वो किसका काम कर रही हो, प्रीपोजिशन का काम कर रही हो, तो यहाँ पे जो आपके पास मीनिंग निकल के आता है वो मीनिंग आता है आपके पास एक्सेप्ट का, दैट मीन्स कि के अलावा, ठीक है, के अलावा की सेंस देता है, एक्सेप्ट की सेंस देता है जब ये बट जो है किसका काम कर रहा हो, प्रीपोजिशन का। लेकिन बट जब कंजंक्शन का काम कर रहा है तो वही सेम मीनिंग देता है आपका, किंतु, लेकिन, जैसा भी आप देखना चाहें। तो आई थिंक ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं रब कर देती हूँ, अब आपके दिमाग में ये चीजें बैठ भी गई होंगी, ठीक है। तो ये रब कर देती हूँ, ऊपर मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूंगी। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं दो सेंटेंसेस आपके पास लिख रही हूँ, आपको बताना है कि किसमें वो प्रीपोजिशन है और किसमें वो कंजंक्शन है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई इन्वाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, आई इन्वाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि आई but, या फिर ऐसे लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, everybody but he या फिर him was there, everybody but he या फिर him was there, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो एक सेंटेंस आपके पास ये है, या फिर मैं बोलूँ एक क्लोज आपके पास ये है, और एक क्लोज आपके पास यहीं से शुरू होगा, ये क्लोज बट से कंजंक्शन को लेकर चलेगा ये, तो एक क्लोज ये है। तो हमें दिख रहा है कि ये ही डिड नॉट कम और आई इन्वाइटेड राम को जोड़ने का काम कर रहा है, और अगर ये जोड़ने का काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि ऊपर वाले सेंटेंस में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई कि ये कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है। मैंने उसे इन्वाइट किया था बट वो नहीं आया, सिंपल सीधी बात, किंतु लेकिन का ही मीनिंग हमारे पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं कहूँ एवरीबडी बट ही, उसके अलावा, इस ही के अलावा वहां पे सब थे, तो इसने किसका सेंस दिया स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट का सेंस दिया, और एक्सेप्ट का सेंस दिया तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ना कि सब्जेक्ट लेगी। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए बट के केस में कि कब वो कंजंक्शन है और कब वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होगा तो रिलेटिंग वर्ड है, और अगर ज्वाइनिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है तो ये आपका कैसा टाइप बनेगा, कंजंक्शन का टाइप बनेगा। आई थिंक ये आपको जो है वो समझ में आ गया है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जो भी नंबर चल रहा था वो लिख लेंगे स्टूडेंट्स एक बार।
चलिए, तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका? प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, इसी में पर्सनल प्रोनाउन के ही कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं अभी आपके। पर्सनल प्रोनाउन में ही नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन दैट मीन्स कि कंपैरिजन हो रहा होगा। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सिखा चुकी हूँ कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा ही सेम लेवल की चीज़ों में कंपैरिजन होता है। दैट मीन्स कि अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। दैट मीन्स कि अगर एक सब्जेक्ट आ रहा है तो उसका कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका कंपैरिजन हम लोग ऑब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो गया और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो गया, ऐसा नहीं करेंगे हम कभी भी। क्लियर है? तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। कैसे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमारे पास दो कंजंक्शन होते हैं और वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स? एज एंड देन। एज एंड देन, तो इनको क्या बोल दिया जाता है? इनको बोल दिया जाता है कंपैरिजन कंजंक्शन। इनको क्या बोल दिया जाता है? कंपैरिजन कंजंक्शन। ये कैसे कंजंक्शन है आपके? कंपैरिजन कंजंक्शन है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? एज एंड देन को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए, तो एक एक करके इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, सबसे पहला जो इसका टाइप है कंपैरिजन का, कंपैरिजन के अगर मैं सबसे पहले टाइप की बात करूं तो दैट मीन्स फॉर टू पीपल। अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, कितने लोगों के बीच में कंपैरिजन है? अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो हम उस सेंटेंस को कैसे कंपेयर करेंगे? हमें ये जानना है कि वहां पे जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सेंटेंस लिखूं कि ही इज एज इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज शी या फिर हर इज। He is as intelligent as she her is। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपके पास ये लिखा और एक सेंटेंस मैं ये लिख रही हूँ, he is as intelligent as her। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो एक क्लॉज हमें ये दिख रही है, ही इज एज इंटेलिजेंट। ठीक है, कि वह इतना इंटेलिजेंट है, वह उतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला? वह उतना इंटेलिजेंट है। तो हम कहेंगे भाई ये तो बता कितना। तो दैट मीन्स कि हम वहां पे किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किसको कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक सब्जेक्ट को। तो आगे जिससे मैं कंपेयर करूंगी वो भी क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो दैट मीन्स कि आगे मुझे एक सब्जेक्ट ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? शी या फिर हर। तो हमें पता है सब्जेक्टिव केस शी होता है, तो यहाँ पे शी सही होगा, हर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई इस पे के बाद मुझे एक वर्ब भी दिख रही है, दैट मीन्स सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो एक क्लोज ये हुआ और एक क्लोज ये हुआ। तो दैट मीन्स ये जो एज है इसने किसका काम किया? कंजंक्शन का काम किया। और यहाँ पे ये कंपेयर करा रहा है, तो हमने इस एज को क्या नाम दिया? कंपैरिजन कंजंक्शन का नाम दिया। कंपैरिजन कंजंक्शन का नाम दिया। तो दैट मीन्स कि इस एज ने किस किस को जोड़ा? स्टूडेंट्स ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो जोड़ा ही इज एज इंटेलिजेंट और एक किसको जोड़ा? शी इज। वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की वो है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या लिख के दी है आपको? एक वर्ब को लिख के दिया है। बात समझ में आई? नीचे वाला सेंटेंस अगर हम पढ़ें, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, अब मैंने आपको वर्ब नहीं लिखी। अब मैंने अगर आपको वर्ब नहीं लिखी, दैट मीन्स कि ये अंडरस्टूड है कि इसके बाद जो है सेंटेंस में वर्ब लगी हुई है। कई बार ये वर्ब जो है वो हिडन भी कर दी जाती है, छुपा भी दी जाती है।
तो छुपा दी जाती है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ हर की जगह क्या होना चाहिए था, शी ही होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर वर्ब लिख के दी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अलग अलग समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें वर्ब नहीं भी दी गई है तो दैट मीन्स कि वो अंडरस्टूड पार्ट है कि वर्ब इस सेंटेंस के अंदर लगी हुई है, क्योंकि ये अपने आप में अलग अलग सेंटेंस है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो अगर ये सब्जेक्ट आया तो अगर आगे भी सब्जेक्ट ही चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट को अपनी वर्ब भी तो चाहिए कि मुझे अपनी वर्ब भी तो दो। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे इसको सेंटेंस बनाना है आगे, तो मुझे इसके लिए वर्ब तो चाहिएगी, तभी तो मेरा सब्जेक्ट आ सकता है। बिना वर्ब के सब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो वर्ब है वो होती है, लेकिन कई बार ये अंडरस्टूड हो जाती है, हिडन हो जाती है, छुपा दी जाती है, लेकिन हमें मान के चलना है कि ये जो है वो सेंटेंस में लगी हुई है। तो सेंटेंस जो है वो ऊपर वाला भी सही है जब वर्ब लगाई है, और सेंटेंस जो है वो नीचे वाला भी सही है जब आपकी वर्ब जो है वो हिडन है, वो एक अंडरस्टूड पार्ट है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस एज के बारे में हमने सीख लिया कि ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस एज की। अगर मैं इस एज को हटा भी दूं, सिर्फ इतना सेंटेंस देख रहे हैं, अगर मैं इस एज को हटा भी दूं तो भी तो मेरा सेंटेंस सही बन रहा है, ही इज इंटेलिजेंट। तो मैं अगर इस एज को हटा भी दूं तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है, ही इज इंटेलिजेंट। इट मीन्स कि ये जो एज है ये कैसी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये आपकी कैसी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो या तो ये एडजेक्टिव है और या फिर ये एडवर्ब है, या तो ये एडजेक्टिव है या फिर ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। तो ये अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसको मीनिंग देगा, नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग देगा। तो अब प्रोनाउन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, ही। तो अब ध्यान दो, क्या ये इसके साथ मीनिंग दे रहा है, नहीं, इसके साथ तो कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा, ही एज। तो ये दैट मीन्स कि ये जो है वो एडजेक्टिव नहीं है आपकी, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो हमने देखा कि ये हमारे सेंटेंस का जो है वो एडजेक्टिव नहीं है। तो अब देखो ये मीनिंग किसके साथ दे रहा है, क्या ये इज के साथ कोई मीनिंग दे रहा है, इज एज, नो। लेकिन ये किसके साथ मीनिंग दे रहा है, इंटेलिजेंट के साथ मीनिंग दे रहा है, एज इंटेलिजेंट, उतना ही इंटेलिजेंट, उतना इंटेलिजेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें पता है कि एक एडजेक्टिव के साथ जो मीनिंग दे दे उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ही कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एडवर्ब बहुत सारी चीज़ों के साथ मीनिंग दे सकता है, तो उसमें से है एक एडजेक्टिव। तो इस एज ने किसके साथ मीनिंग दिया, इंटेलिजेंट के साथ मीनिंग दिया, और इंटेलिजेंट के साथ मीनिंग दिया, तो दैट मीन्स कि ये आपके सेंटेंस का क्या है, एडवर्ब है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक एज ने तो किसका काम किया, एडवर्ब का, और एक एज ने किसका काम किया, कंजंक्शन का काम किया। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो हमें सीधा बुक से क्या रखना पड़ता है कि एज का पेयर होता है, उसके बीच में हमेशा ही फर्स्ट डिग्री लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को समझो, आपको एक एक की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे पता है। तो कंपैरिजन हो रहा था, किस किस के बीच में कंपैरिजन था, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन था, और दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा, हमेशा ही सेम चीजों के बीच में ही कंपैरिजन होगा। अभी हम किसका केस कर रहे हैं, दो लोगों का केस कर रहे हैं, तो दो लोगों के लिए ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेंटेंस आपके दोनों सही हैं, अगर एक जगह पे हिडन है, अंडरस्टूड है, तो वो भी हम इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब बात ये आती है कि हम प्रायोरिटी किसको दें, सही किसको माने, एग्जाम में प्रायोरिटी किसको दें। तो प्रायोरिटी स्टूडेंट्स आपको वर्ब वाले के साथ को ही प्रायोरिटी देनी है, सही दोनों ही हैं। लेकिन अगर आप दोनों में फंस जाओ कि दोनों में से टिक किसको करें, मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो टिक किसको करें, तो टिक आप वर्ब के साथ जो आपको गिवन है उसको टिक करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को अपना वर्ब भी चाहिए होता है, और अगर हमें लिख के दिया है तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक दो सेंटेंसेस और लिख रही हूँ, देन मुझे बताएंगे कि वहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, ठीक है। रब कर दूँ इसको, चलिए। तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आपका, इसमें मैं आपको एक दो सेंटेंसेस और लिख रही हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि किस तरीके से आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ कि शी इज एज रिच एज मी,
एरर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एरर क्या है। शी इज़ एज रिच एज मी, और एक सेंटेंस मैं आपके पास लिख रही हूँ, शी इज़ रिचर देन मी। ठीक है, कंपैरिजन कंजंक्शन हमने 2 पढ़े हैं, एज से भी बना सकते हो आप सेंटेंस को और देन से भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि वह उतनी ही रिच है जितनी की मैं, तो दैट मीन्स कि शी इज, ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एडवर्ब का। अभी मैंने आपको समझाया कैसे। ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट है, इसका कंपैरिजन है, तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मी का कोई केस नहीं है। और अगर मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूँ तो दैट मीन्स कि आगे मेरी वर्ब क्या आ जाएगी, एम, वो उतनी ही रिच है जितनी की मैं हूँ। तो दैट मीन्स इसे वर्ब भी चाहिए होगी। लिख के दी है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख के दी है तो भी हम मान के चलेंगे कि इसमें जो है वर्ब गिवन है। नीचे वाले सेंटेंस की बात करूं, अब मैंने एज कंजंक्शन को यूज ना करके कौन सा कंजंक्शन यूज कर लिया, देन। बात तो सेम ही रहेगी, शी इज रिचर। ठीक है, वह रिच है, किससे ज्यादा रिच है, मी से। तो दैट मीन्स कि वो मुझसे ज्यादा रिच है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए था, आई, वर्ब दिन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी दी है तो हम मान के चलेंगे कि इसमें जो है वो वर्ब गिवन है। ठीक है, तो दोनों ही एज और देन दोनों ही क्या है आपके, कंपैरिजन कंजंक्शन है। तो ये केस हुआ आपका किसका, 2 लोगों का। ये केस किसका हुआ, 2 लोगों का। ठीक है, तो टाइप 1 हमने कंपैरिजन कंजंक्शन की जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो इसके जो कंपैरिजन कंजंक्शन का ही हम जो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसी का टाइप 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इतना आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ के रखिए अपना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, देन आपको आगे वाला जो है समझ में आएगा। और अगर एक बार में हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। सो थैंक यू क्लास।